सो गाइज वेलकम बैक एंड दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का विजय कुमारी पाठशाला के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि वीडियो के थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि ये एसएसटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ है। क्लास 12th के बच्चों की हमने सीरीज़ अपलोड करी हुई थी। नाउ दिस द 10th क्लास एमसीक्यू क्वेश्चन स्पेशली फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम जो 2021-22 के अंदर आएंगे और 21-22 इन द सेंस ये आपको फाइनल टर्म में भी इस्तेमाल हो जाएंगे। और यहाँ पे 100+ एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आया हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है ये पहला पार्ट है। हमने सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस पार्ट 2 के अंदर कवर करे हुए, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर कवर करे हुए। तो 100+ एमसीक्यू क्वेश्चंस एक वीडियो में देख पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम इसके दो पार्ट बनाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे 10th क्लास के बच्चों के लिए, तो जो अभी नवंबर में या दिसंबर के शुरुआती समय में जो एग्ज़ाम होने वाला है एमसीक्यू बिहाफ पे, उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। और मेरा मानना ये है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ यही 100+ एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लिए तो आप बहुत आसानी से पेपर के अंदर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे उन्हें अटेंड करने की आप काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब अटेंड कर सकते हैं। और बस अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और ट्विटर के साथ ज़रूर जुड़िएगा। जो आज हम पीपीटी के थ्रू जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा रहे हैं, अगर आप उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी ज़रूर जुड़िएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें शेयर करी हुई हैं। आप वहाँ पे जाके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में पेपर की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकें। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वॉन्ट टू टेल यू दैट अगर आपने क्लास 10th के बच्चों ने अगर हमारी क्या कहते हैं हिस्ट्री की सीरीज़ नहीं देखी है जो पेपर के अंदर आएगी, पॉलिटिकल की नहीं देखी है, इको की नहीं देखी है, तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा। वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मतलब सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आप बहुत आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के लिए वो बेनिफिट है। ओके, तो उसे देखिएगा, आपकी समझ बनेगी। जो जो चैप्टर्स पेपर के अंदर आ रहे हैं टर्म 1 के अंदर, मैं उन्हीं चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि वीडियो को सिर्फ और सिर्फ 1.25x की स्पीड पर देखिएगा ताकि आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ सके, एक स्पीड मेंटेन रहेगी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इटली के अंदर एक जगह है जिसे इन लोगों ने बैरन के नाम से कहा है। देखो इटली के अंदर ना शुरुआती समय में क्या होता है, इटली 7 राज्यों में या 7 राजाओं के बीच में डिवाइडेड था। उस टाइम पीरियड पे यंग यूरोप और क्या कहते हैं यंग एक और करके सोसाइटी बनाई जाती थी, अंडरग्राउंड सोसाइटी, जिसका मेन मकसद था कि इटली के राज्य को, यानी कि इटली एक देश, वैसे तो खैर अभी देश है, उसकी कैपिटल आपको पता है कि रोम है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे इटली गुलाम था। और ये बात हो रही है बहुत साल पहले की। तो उस समय पे बहुत सीक्रेट सोसाइटियाँ बनती, जैसे हमारे इंडिया के अंदर गांधी जी ने भारत को आज़ाद कराने के लिए, गांधी जी ने, आपको पता होगा एम के गांधी जी ने कितना कुछ लोगों के मन में एक ज्वाला जगाई ताकि भारत देश आज़ाद हो सके। गांधी जी 1915 के अंदर आए थे और 1947 में जाके हमारा भारत देश आज़ाद हो पाया था। ऐसी अगर इटली की बात करें तो इटली के अंदर भी सीक्रेट सोसाइटी बनाई जाती थी और एक सीक्रेट सोसाइटी का नाम रखा गया यंग यूरोप। एक यंग यूरोप भी था और एक यंग इटली नाम से भी, यंग इटली के नाम से भी एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी, जैसे हम अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी बोलते थे। इनका मेन काम होता था कि यार सोसाइटी का मेन काम होता था इटली को दोबारा से एक राजा के शासन से हटा के एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाई जाए, जैसे हमारे भारत देश को बनाई गई है। तो इसे पूछा हुआ है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसके फाउंडर कौन थे, मतलब यंग यूरोप जो सीक्रेट सोसाइटी थे उसके फाउंडर कौन बोले जाते हैं। तो भाई याद रखिएगा, इनका नेम है गुइसेपी मैज़नी। बहुत से लोग नहीं बोल पाते पर गुइसेपी मैज़नी इनका नाम है। इटली से ही बिलोंग किया करते थे ये। और मैं जानना चाहता हूँ, आप नेट से फाइंड आउट कर लीजिएगा कि यंग यूरोप या यंग इटली जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी उसका ईयर क्या था। ओके, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपको बताना है एक्ट ऑफ यूनियन 1707 आपको बताना है इसका रिजल्ट क्या आया था। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा होगा जिसका मेन मकसद है यूरोप में राष्ट्रवाद है, यानी कि नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर आ रहा है, आप सभी लोगों को पता है। तो इसमें हमें ये बताना है कि जो यूरोप के अंदर एक एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था और वो 1707 में हुआ था, उसका रिजल्ट क्या हुआ था? क्या उससे जर्मनी पूरी तरीके से यूनिफाइड हो गया था? नहीं भाई, जर्मनी तो 1989 के अंदर जाके पूरी तरीके से यूनिफाइड हो पाया था। और आपको पता है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली नहीं होगा, क्योंकि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में तो अभी सीक्रेट सोसाइटीज़ बन रही है। उसके बाद वियतनाम के अंदर तो बहुत टाइम बाद जाके 1944-45 के टाइम पीरियड के अंदर जाके वॉर और चलेगा, बहुत लंबे समय के बाद ये लोग आज़ाद हो पाएंगे। तो इसका ऑप्शन बी सही है, यूनिफिकेशन ऑफ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि 1707 के अंदर जो किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन था ना, उनका यूनिफिकेशन हुआ था। यूनिफिकेशन बोले तो उसके अंदर आपको पता है जैसे यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है, तो उसके अंदर वेल्स साथ में आ गया था, और उसके बाद एक और देश था, ये तीनों देश साथ में मिलके ग्रेट किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहलाए थे, ठीक है ना। तो तीन कोई देश थे, आज की डेट में तीनों देश आज भी साथ में ही है ना, आज भी साथ में ही, कोई बड़ी बात नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ोल्वेरियन। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी भाई, जिस बच्चे ने बुक पढ़ी होगी तो इसमें पूछा हुआ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि ज़ोल्वेरियन एक तरीके का क्या था? क्या कोई सिक्का था, क्या कोई सिस्टम था, कोई राजा का नाम था, मतलब था क्या? सिक्का, कॉइन, सिस्टम था क्या? लोगों को यही नहीं पता ज़ोल्वेरियन के बारे में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ज़ोल्वेरियन एक तरीके का एक कस्टम, एक रिवाज यूनियन बनाया गया था पर्शिया की कंट्रियों के बीच में, जिसका मेन मकसद ये था कि उस टाइम पे मान लीजिए कि यूके के लोग ट्रेड करना चाहते हैं पर्शिया से, यूके के लोग ट्रेड करना चाहते हैं पर्शिया से, रशिया नहीं है, याद रखिएगा, जर्मनी का बहुत सारा हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया का बहुत सारा हिस्से इसमें अलग अलग थे। शुरुआती समय में पर्शिया था, बाद में इसका नाम कुछ और पड़ा था। मान लीजिए कि यूके के लोग पर्शिया से ट्रेड करना चाहते तो इनके बीच में सिक्का जो होगा वो किस तरीके से ट्रेड होगा। देखो आज की डेट में तो हम लोग डॉलर्स में ट्रेड कर लेते हैं, रुपया में ट्रेड कर लेते हैं, यूरो में ट्रेड कर लेते हैं, है ना। लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर ज़ोल्वेरियन एक तरीके का सिस्टम बनाया गया था जिसमें पर्शिया की जितनी भी कंट्रियाँ थी या पर्शिया के आसपास के जितने भी स्टेट्स थे ना, वो आपस में एक तरीके का कस्टम यूनियन बनाएंगे। इसमें कुछ कॉइन्स की वैरायटीज़ को रखा जाएगा। इससे क्या होगा कि इससे ज़ोल्वेरियन के तहत ये लोग आपस में, पर्शिया की जो कंट्रियां होंगी वो आपस में अच्छी तरीके से ट्रेड कर पाएंगी, ठीक है ना। इतना आपने याद रखना है क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए। थोड़ा सा एक सेकेंड मिस मैच हो जाता है कभी कभार, तो इतना अगर आपको याद रहेगा इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब मेरा मेन मकसद है कि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाए। अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो आप क्वेश्चन थर्ड का सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक, करेक्ट टिक कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, Which of the following country were involved in the 3 war with Persia and ended with the victory of unification of Germany? मतलब आपको बताना है कि पर्शिया के साथ तीन कौन सी कंट्रियां थी पर्शिया के साथ जिन्होंने वॉर लड़ा था, वॉर में इन्वॉल्व हुए थे, जिनका मेन मकसद था जर्मनी के यूनिफिकेशन की बात करनी। तो भाई ये वाला तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके अंदर पूरी तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करें तो ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और यहाँ पे फ्रांस आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ठीक है। देखो एग्जामिनर फ्रांस जानबूझ के आपको टफ करने के लिए दे दिया। दूसरा फिर ऑस्ट्रेलिया दे दिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे पोलैंड, डेनमार्क, टर्की और इंग्लैंड दे दिया, तो इसमें से डेनमार्क आपने याद रखना है, ठीक है ना। डेनमार्क की वैसे भी स्टोरी आपकी बुक के अंदर बता रखी है, तो इसीलिए आप इसका ऑप्शन बी जो होगा वो ऑप्शन बी आप सही टिक करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर अब 5 है। देखिए यहाँ पे ना अब ना 19th सेंचुरी आ गई। 19th सेंचुरी का मतलब है 1801 से लेके 1899 तक ये समय था
जिसमें फ्री मार्केट, फ्रीडम ऑफ मार्केट की बात करी जा रही थी। फ्रीडम ऑफ मार्केट का मतलब होता है जहाँ पर व्यापारों में प्रतिस्पर्धा तो रहे, लेकिन मार्केट जो है वो किसी का गुलाम ना रहे। मतलब जो भी सामान होगा, जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनके दाम कोई और तय ना कर सके, मार्केट के हिसाब से चीज़ें बढ़े या घटे। और ये 19th सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर आनी चालू हो गई थी। तो इसका मेन मकसद क्या है, इसका जो सिस्टम है बनाया जो गया था, इसका मेन मकसद क्या था? सोसाइटी के अंदर मार्केट को अगर फ्रीडम की डिमांड दी जानी थी तो उसका मेन मकसद था लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब हिंदी में बोला जाता है उदारवाद। ओके, ठीक है, उदारवादी नीति बोल लीजिए, उदारवाद आइडियोलॉजी बोल लीजिए, जिसका मेन मकसद था कि समाज के अंदर फ्री मार्केट को धीरे धीरे लाया जाए। और ये किसी क्या कहते हैं, किसी राजा के, किसी मंत्री के या किसी कस्टम ड्यूटी के अंडर में ना रहे, ठीक है ना। इसलिए इसे, इस पॉलिसी को लिबरलिज्म का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैं इसलिए नहीं बताऊंगा बिकॉज इट इज़ सो ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। यू नीड टू फाइंड इट योर सेल्फ, आप खुद इसे फाइंड आउट करिएगा। योर सेल्फ में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें सिंपल सा है कि करेक्टली मैच पेयर बताना है कि इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे सही तरीके से उगती है। मतलब क्या शुगर कैन छत्तीसगढ़ में उगता है, आपको बताना है। क्या कॉफ़ी कर्नाटका में उगती है, क्या टी गुजरात में उगता है, क्या ग्राउंड नट जो है असम में उगता है। आपको सही ऑप्शन टिक करके मुझे कमेंट करके बताना है। और अगर आप सही पढ़ रहे हैं, अगर आपने वीडियो को बहुत बारीकी से देखा होगा या चैप्टर्स बहुत बारीकी से पढ़े होंगे टर्म 1 के जो पेपर में आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी तरीके से बता पाएंगे। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा फाइंड आउट करने वाला है, ठीक है ना, थोड़ा सा फाइंड आउट करिए। मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ी बहुत मेहनत करें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, अगर आपने स्पीड मेंटेन करी हुई है 1.25x की स्पीड से अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी वीडियो को ख़त्म भी कर पाएंगे और आप आंसर भी, इसको बंद करने के बाद आप आंसर भी दे पाएंगे। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ताकि आप भी उनका आंसर कर सके और मुझे पता चले कि आप बहुत क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ूंगा ब्लैंक ताकि आप कमेंट भी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पीस ऑफ लैंड, ऐसी ज़मीन का हिस्सा जो कई सालों तक यानी कि 1 से 5 सालों तक अनकल्टिवेटेड है। अनकल्टिवेटेड का मतलब है इन ज़मीनों को जोता ही नहीं गया, खोदा ही नहीं गया, इनमें कुछ बुवाई नहीं हुई है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, इसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी कुछ भी नहीं हुई है। तो ऐसी ज़मीनों को कहा क्या जाता है? 1 से 5, याद रखिएगा, कहीं पे 2 साल है, कहीं पे 3 साल है, उन ज़मीनों को अलग बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ 1 से 5, तो यहाँ पे फैलो लैंड बोला जाता है इसे, ठीक है ना, फैलो लैंड इसको बोला जाता है, ठीक है, बंजर भूमि मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल लेवल पर 1992 के अंदर एक सम्मेलन करा गया था। इस सम्मेलन का मेन मकसद था इन्वायरमेंट को बचाना। समझ रहे? इन्वायरमेंट, आपको पता है कि धरती का टेम्परेचर बहुत गंदी तरीके से बढ़ रहा है। टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, साथ में हम लोग पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने दिवाली के अंदर ही बहुत सारे पटाखे जलाए होंगे, तो देख सकते हैं ना, सारे जो क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, मीथेन गैस है, बहुत सारी गैसें हैं जो है ना, वो जो आसमान में जा रही है, इससे ओजोन लेयर के अंदर छेद हो रहा है। इसके लिए हमने 1992 के अंदर हमने एक सम्मेलन करा था और इंटरनेशनल लेवल पे ये जो मीटिंग थी ना, ये मीटिंग जो थी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब ये मीटिंग हुई कहाँ थी? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर जो है रियो डी जेनेरिया के अंदर। ओके, रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील के अंदर है। ओके, ब्राज़ील, अगर आपने नाम सुना हो, ब्राज़ील के अंदर रियो डी जेनेरिया अर्थ समिट है। आई जस्ट वांट टू नो यू, क्या इंडिया 1992 के अंदर ब्राज़ील में जब ये सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरिया के अंदर, तो क्या इंडिया इसका पार्ट बना था? अगर बना था तो मुझे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 9th क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ लैंड अंडर द वेराइटीज़ ऑफ रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर मतलब हमारे भारत के अंदर बहुत तरीके की जो भूमि है वो हमें देखने को मिलती है, बट वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स है। और यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंश्योर द पैनिलियर फ्लो ऑफ सम रिवर प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। मतलब हमारे भारत के अंदर बहुत सारे हमने वो तो देख रखे, झरने, पठार, समतल भूमि, नॉर्मल भूमि, मतलब
बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उसमें से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर है, मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सालों साल पानी का फ्लो रहता ही रहता है और टूरिज्म के लिए, वो घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के हिसाब से यानी कि पारिस्थितिक पहलुओं के हिसाब से, पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों याद रखना, माउंटेन एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी का फ्लो हमेशा रहता है। रिवर्स, कुछ कुछ रिवर्स है जो कभी सूखती नहीं है। लोग माउंटेन्स में घूमने के लिए भी जाते हैं, और माउंटेन्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे इकोलॉजिकल एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आपको बताना है ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जो डिग्रेशन की तरफ जाती है। लैंड डिग्रेशन का मतलब होता है मिट्टी का टूटना, मिट्टी का टूटना, ठीक है ना। उर्वरक का टूटना, मिट्टी का टूटना, बात वही है, उसे हम लैंड डिग्रेशन बोलते हैं। ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो ख़त्म होती जा रही है। डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्यों, अगर आपको पता हो तो अगर हम कोई भी पेड़ लगाते हैं, कोई भी हम पेड़ लगाते हैं तो उसकी जो जड़ें होती है ना, उसकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांधे रखती है। और अगर मान लीजिए कि यही पेड़ हमने काट दिया, ये पेड़ अगर हमने काट दिया और ये पेड़ काटने के बाद ये पेड़ गिर गया, तो इसका मतलब ये कि इसकी जो जड़ें थी वो क्या होगी, इसकी जड़ों ने अपनी जो मजबूती थी वो छोड़ दी, और जब मजबूती छोड़ दी तो इसकी वजह से इतने ज़मीन का हिस्सा जो था वो टूटने लग जाएगा, डिग्रेशन होने लग जाएगा, और इसलिए धीरे धीरे ये सारी चीज़ें टूट जाएगी। इसलिए अगर आप पहाड़ों की तरफ देखते हो तो जहाँ जहाँ पे पौधे होते हैं, जहाँ जहाँ पे पेड़ होते हैं, तो वो क्या होता है, वो जड़ें उनकी क्या है, मिट्टी को बचाए रखता है और उससे लैंड डिग्रेडेशन नहीं होता है ना। ह्यूमन एक्टिविटी से लोग अपना ज़रूरत के चक्कर में पेड़ों को काट देते हैं, इससे उनकी जड़ें जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, फिर लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है और ज़मीन का हिस्सा टूटने लग जाता है। तो ये एक रीज़न है, दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों की कटाई होना। क्वेश्चन नंबर 11। अब ये तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अडॉप्ट मेजॉरिटिज्म। मेजॉरिटिज्म का मतलब क्या होता है, यानी कि हमें पता है बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद इसे हम बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। मेजॉरिटिज्म और माइनॉरिटिज्म, मेजॉरिटिज्म का मतलब बहुसंख्यकवाद होता है, और माइनॉरिटीज़ क्या होता है, माइनॉरिटिज्म का मतलब होता है अल्पसंख्यकवाद। अल्पसंख्यकवाद याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी कंट्री थी जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय उन्होंने मेजॉरिटी के लोगों के ऊपर फोकस करा, वो था श्रीलंका। क्योंकि याद करिए, सिंघाला लैंग्वेज मेजॉरिटी के हिसाब से ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई थी, और पूरे के पूरे श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर शेयरिंग अगर किसी कंट्री के अंदर करी जाती है तो पावर शेयरिंग करने का मेन मकसद क्या होता है, ताकि वो पूरी तरीके से सोशो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सके। देखो, अगर हम पावर्स को बांट देंगे ना, जैसे मान लो जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में हमने पावर बांट दी तो सभी को अपनी पावर के बारे में पता है, कोई किसी के सामाजिक और आर्थिक चीज़ों में इफ़ेक्ट नहीं करेगा, उन चीज़ों में नहीं जाएगा। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है बेल्जियम के अंदर है, बिल्कुल सही है, बेल्जियम के अंदर है, हमें पता है। लेकिन वहाँ पे थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है। जैसे अपने इंडिया में ना, इंडिया में क्या है, सेंट्रल में क्या है, सेंट्रल में मोदी जी हैं, हमारे मोदी जी, यानी कि बीजेपी सरकार सेंट्रल में। पर अगर स्टेट की बात करी जाए तो स्टेट के अंदर बहुत सारी पार्टियां हमें देखने को मिलती है। बहुत सारी पार्टियां, जैसे कि मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी है, वो दिल्ली के अंदर राज कर रही है, यूपी के अंदर दूसरी पार्टी है, केरला के अंदर स्टेट पार्टी दूसरी है, तमिलनाडु के अंदर दूसरी है ना, बिहार के अंदर दूसरी है, और ऐसी थर्ड लेवल की गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे है पंचायती राज। अगर आपको याद हो, पंचायती राज सिस्टम हमें पता है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा इसके बारे में 10th क्लास के अंदर। बट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बेल्जियम में देखने को मिला, लेकिन बेल्जियम के थर्ड लेवल की गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट है, इसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। कैसे नाम से जानते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से, आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है अब हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा हुआ है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। देखो, आपकी बुक के अंदर ना दो चीज़ थी, एक था होल्डिंग टुगेदर, एक था होल्डिंग टुगेदर, और एक है कमिंग टुगेदर। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में बहुत अंतर है।
हमारी इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो हमारी इंडिया के अंदर होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म सिस्टम है। मतलब जैसे कि पूरे भारत में पूरी इंडिया जो है उसमें सभी राज्य जो है ना वो इंडिया के सभी सेंट्रल के अंडर में आते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो भाई राजस्थान है, आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, दिस कॉल्ड द होल्डिंग टुगेदर सिस्टम। बट कमिंग टुगेदर टुगेदर का मतलब क्या होता है, यूएसए के अंदर अगर आप देखें तो यूएसए के अंदर न्यूयॉर्क जो है वो अलग उसकी पॉलिसी है, कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया उसका अलग है, न्यू जर्सी है, न्यू जर्सी उसका अलग सिस्टम होता है। तो सबका अलग अलग सिस्टम है और इसी वजह से इस सिस्टम को कमिंग टुगेदर वाला सिस्टम कहा गया है। और ये यूएसए जैसी कंट्री के अंदर है। मतलब यूएसए के अंदर हर स्टेट की अपनी खुद की पावर होती है। प्रेसिडेंट भले से इनका पूरे यूएसए का एक हो, बट इनमें जो क्या कहते हैं कमिंग टुगेदर सिस्टम होता है यूएसए के अंदर होल्डिंग टुगेदर के कंपैरिजन में बहुत अलग है। ठीक है, इसलिए आपको इसे याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे पूछा हुआ है कि वाई पावर शेयर अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब हमारी कंट्री के अंदर जो क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो होता है वो क्यों डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में शेयर करा जाता है और इसका मतलब है क्या। देखो दो टाइप की हमें पावर शेयरिंग देखने को मिलती है। एक बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे वाला, एक होता है वर्टिकल। अगर आप देखें तो मैं सिंपल शब्दों में ऐसे वर्टिकल बताऊं आपको तो हमारी इंडिया के अंदर सेंट्रल एक अलग लेवल आ गया, उसके बाद स्टेट एक अलग लेवल आ गया। सेंट्रल का मतलब यूनियन गवर्नमेंट ही हो गई, ठीक है ना, यूनियन गवर्नमेंट ही हो गई। फिर स्टेट आ गया, फिर ये लोकल गवर्नमेंट बॉडी आ गई। इस हिसाब से ये हो गया वर्टिकल। ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है और लेजिस्लेचर होता है। ऐसे आपको देखने को मिलता होगा। तो हॉरिजॉन्टल ऑफ पावर में क्या होता है, ये जो क्या कहते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ना, ये सेम लेवल पे होते हैं, बस इनका काम अलग अलग होता है। देखो ना सेम लेवल पे, जबकि वर्टिकल के अंदर ऐसे 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 होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल और क्या कहते हैं आपका वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, क्षैतिज। क्या बोलते हैं, क्षैतिज सरकार, क्षैतिज डिस्ट्रीब्यूशन, क्षैतिज। अगर आपने देखा क्षैतिज रेखा ऐसे होती है तो इसे हम क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं वर्टिकल को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब हिंदी में थोड़ा सा अजीब सा है, बट कोई नहीं, आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है। फिर कल को बच्चे हिंदी मीडियम वाले कहेंगे कि हिंदी मीडियम वालों के लिए तो सर वीडियो थी नहीं। मेरा मेन मकसद है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँ मैं, ताकि बच्चे सारे जुड़ सके, है ना। तो भाई वीडियो को मेंटेन ज़रूर करके रखिएगा 1.25x स्पीड पे, ठीक है। तो बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो अपना कमेंट ज़रूर करिएगा कि जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम जो है सेंट्रल और स्टेट के बीच में भी होता है, और अगर फेडरल सिस्टम में सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई भी ऐसा लेजिस्लेटिव कॉमन सब्जेक्ट पाया जाता है तो वो किस लिस्ट के अंदर में आता है। तो देखो फेडरल सिस्टम का, हमारे भारत के अंदर फेडरल सिस्टम का पता ही ऐसे चलता है कि हमने अपने भारत के अंदर ना 3 तरीके की या 4 तरीके की लिस्ट बनाई हुई है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडेंशली सब्जेक्ट, यानी कि वो भी एक लिस्ट होती है। तो आपको ये बताना है कि जब सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके अगर काम करते हैं तो वो किस लिस्ट के अंडर में आता है, वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर में आता है, ठीक है ना। यूनियन लिस्ट जिसमें सिर्फ सेंट्रल काम करती है, यानी कि केंद्रीय सरकार। स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट ही काम करता हो। कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें स्टेट और यूनियन मतलब सेंट्रल दोनों मिलके काम करती हो, ठीक है। और यहाँ पे रेसिडेंशली मतलब जो भी अपशिष्ट बोलते हैं इसे हिंदी में, मैं इसे बोल नहीं पा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, बट इसे अपशिष्ट शक्तियाँ या अपशिष्ट विषय बोलते हैं। मतलब ये ऐसे विषय होते हैं भारत के अंदर कि एकदम से समझ में नहीं आता है कि किसके अंडर में जाने चाहिए। जैसे कि कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन लगाना है, तो अगर सेंट्रल ने बोल दिया ना कि भाई कोरोना काल की वजह से हमें क्या कहते हैं पूरे देश में लॉकडाउन करना पड़ेगा, तो सभी स्टेट्स को मानना पड़ेगा ये। सो ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो पता तो नहीं होते, लेकिन इसमें जो पूरी तरीके से पावर होती है वो सेंट्रल की होती है। लेकिन जब सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिलकर डिसीजन लेना पड़ता है तो वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है।
कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना, कितने सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसमें पूछा हुआ है कि इंडिया के अंदर सभी को पता है कि 28 स्टेट्स है, लेकिन हमें पता था कि जम्मू एंड कश्मीर को हमने धारा 370 के तहत एक स्पेशल स्टेटस दे रखा था, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमने अब धारा 371 ए, एक राज्य है, हमने किस राज्य को धारा 371 ए के तहत एक स्पेशल प्रोविज़न दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक स्पेशल पावर दी हुई है, वो कौन से राज्य को दी हुई है, यू नीड टू कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का एक एग्जाम्पल कौन सा है? तो प्राइमरी सेक्टर का सिंपल सा भाई फार्मिंग है यार, सभी को पता है ना, और बिजनेस वाला जो फार्मिंग वाला ये सभी को पता है। और दूसरा, अगर फार्मिंग से हमने कुछ बना दिया तो मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी हो गया, उसे बेच दिया तो सर्विस हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, वो टर्शरी हो गया, तृतीयक हो गया, है ना। इसलिए प्राइमरी यानी कि प्राथमिक सेक्टर की जो एक्टिविटी है वो फार्मिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे ये पूछा हुआ है कि आप ये बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेसी पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव द एज ग्रुप। मतलब हमारी कंट्री के अंदर लिटरेसी रेट को अगर हमें क्या कहते हैं नापना है एज ग्रुप के बीच में 7 के रूप में, तो हमें कैसे पता चलेगा लिटरेट पॉपुलेशन का 7 साल से बड़े? हमें लिटरेसी रेशो से ही पता चलेगा कि अगर 7 साल का बच्चा जो है वो पढ़ सकता है और लिख सकता है, तो उससे हमें समझ में आएगा लिटरेसी रेट से कि हाँ भाई किस तरीके से देश में बच्चा पढ़ लिख रहा है, ये हमारे देश का लिटरेसी रेट कितना है। तो हमारे भारत में लिटरेसी रेट केरला के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कितना परसेंटेज है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने 99 लिखा है पर 99 है नहीं, रियल में कितना है केरला के अंदर लिटरेसी रेट जो भारत में सबसे ज़्यादा है वो कितना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। एवरेज इनकम, एवरेज इनकम का मतलब होता है औसत आय। मतलब मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली के लोगों की अगर आपको औसत आय निकालनी है कि हर व्यक्ति दिल्ली के अंदर कितना कमाता है, तो कैसे निकाला जाता है? इसका एक करेक्ट फार्मूला होता है औसत आय निकालने का। इसका मतलब यही होता है कि टोटल कंट्री की इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे। अगर मतलब मान लो जैसे कि मैं तो दिल्ली की बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको इंडिया की निकालनी है तो इंडिया की औसत आय निकालने का तरीका यही होता है कि आप टोटल क्या कहते हैं टोटल कंट्री की इनकम को टोटल अर्निंग इट्स पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब टोटल इनकम को, कंट्री की टोटल इनकम को आप डिवाइड कर दीजिए उसकी पूरी पॉपुलेशन से। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि इंडिया के अंदर 137 करोड़ की आबादी है, तो 37 करोड़ में जितना भी आप जीरो लगा सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगा। 10 करोड़ हो गया, ये 13 करोड़ समथिंग 70 लाख हो गया, और भी 137 करोड़ में जीरो जितनी भी लगा सकते, 13 जीरो लगती है, और उसकी टोटल देश की मनी से, टोटल जितना देश में पैसा है उसको डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा पूरे भारत में नेट एवरेज इनकम अभी कितनी देखने को मिलती है। वैसे तो बहुत कम है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले में तो बहुत कम है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम है। अच्छा कितनी है, यू नीड टू फाइंड आउट कर लीजिएगा, लेकिन एवरेज इनकम ऐसे निकाली जाती है। अब कोई कंट्री अमीर है या गरीब है उसके लिए हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तय करना पड़ता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP के द्वारा तय करा जाता है। इसकी शुरुआत 1990 के अंदर हो गई थी, ठीक है, और हर साल UNDP अपना रिपोर्ट निकालती है। 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग UNDP के अंदर 189 कंट्रियां हैं। 189 कंट्री में हमारा 130 से ऊपर का रैंक रहता है। मतलब इस बार हम बांग्लादेश को भी नहीं हरा पाए। और हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से अगर UNDP रिपोर्ट निकालती है तो किसी कंट्री के अंदर कौन सी 3 चीज़ें हैं जो वो तय करती है, जिससे वो बताती है कि ये कंट्री अमीर है या गरीब है। वो कौन सी 3 चीज़ें? हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग UNDP ने रिपोर्ट निकाली है, हेल्थ को देख के, एजुकेशन को देख के और इनकम को देख के।
तो 189 कंट्रियों के अगर रैंक को देखा जाए तो हम लोग 130वें नंबर से भी ऊपर नंबर पे आते हैं। और इस हिसाब से हमारी कंट्री के डेवलपमेंट का पता चलता है कि हमारी कंट्री कितनी डेवलप और कितनी डेवलप नहीं है। नंबर 1 पे अगर कोई कंट्री आती है तो वो है नॉर्वे। नॉर्वे का हेल्थ केयर, एजुकेशन और इनकम पूरी कंट्री में सबसे सही है। सोचिए, तो हमारा तो 132वें नंबर पे समथिंग पे आ रहा है ना, तो बहुत बुरा है हमारा तो। क्वेश्चन नंबर 22, consequences of environmental degradation don't respect nation or state boundaries. Which of the following is essential of this statement? देखो, environmental degradation का मतलब क्या होता है? environmental degradation का मतलब होता है पर्यावरण का नुकसान होना, ठीक है ना, नुकसान होना है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब होता है पर्यावरण का नुकसान होना, और पर्यावरण नुकसान जो है उससे हमारे नेशनल और स्टेट्स दोनों ही जुड़े हुए हैं। और हमें देखो, पर्यावरण को ही बचाना है, नेशनल स्टेट्स को ही बचाना है, तो हमें ऐसा कौन सा डेवलपमेंट करना पड़ेगा जिससे स्टेट भी बचा रहे और पर्यावरण भी ठीक होता रहे? तो इसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे हम सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। धारणा का सिद्धांत बोला जाता है, सतत विकास बोला जाता है। सतत विकास का मतलब, जब आप क्लास 11th में आएंगे, क्लास 11th में जब आप एसएसटी के बाद जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो ज्योग्राफी के अंदर एक व्यक्ति था जिन्होंने न्यू डिटर्मिज्म की पॉलिसी दी थी, और उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और अच्छी तरीके से बताया था कि किस तरीके से इंसान, पॉपुलेशन तो ग्रोथ कर रहा है लेकिन उसे धीरे धीरे करके चीज़ों को समझना ज़रूरी है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 के अंदर ये पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फॉल अंडर ऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? हमारे भारत के अंदर ना दो तरीके के क्या कहते हैं सेक्टर देखने को मिलता है। एक तो मिलता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो भाई जिसको पता है कि उसको पे मिलना ही मिलना है, उसको पेमेंट एक फिक्स समय पे मिलनी है, मतलब पेमेंट मिलनी है, उसे पता है कि 1 तारीख को सैलरी आ जानी है, हर 1 तारीख को। जैसे अभी 1 नवंबर नहीं आने वाला है, 1 दिसंबर आने वाला है, मान लीजिए 1 दिसंबर 2021 आने वाला है। अब 1 दिसंबर 2021 के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि उसको सैलरी मिली है, लेकिन बेचारा वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो लोग होते हैं जिनको डेली काम करना है, और डेली काम करने की वजह से उन्हें डेली पेमेंट मिलेगी, वरना नहीं करा तो उन्हें पेमेंट नहीं मिलेगी। तो इस हिसाब से ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल कौन सा है? डेली वेजेस लेबर तो नहीं हो सकता, क्लीनिंग स्टाफ किसी प्राइवेट स्कूल का नहीं हो सकता, टेलर जो कपड़े सिलता है नहीं हो सकता, एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ऑफकोर्स ये हो सकता है, एक इंजीनियर हो सकता है, क्योंकि इंजीनियर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, जिसका मेन मकसद होता है साल के अंदर 100 दिन तक लोगों को रोजगार देना। लेकिन लोगों को रोजगार देने के बावजूद भी उसके दूसरे काम भी होते हैं। उसके दूसरे काम क्या होते हैं? इन दिनों के बीच में उन्हें हम पे द कंजम्पशन इन ल्यूज ऑफ दीज डेज, मतलब हमें इन दिनों के बीच में, सरकार का मेन काम ये भी होता है कि कहीं ना कहीं वो उन लोगों को खाने पीने की चीज़ें भी मुहैया कराएं इन दिनों के बीच में, ठीक है ना, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती है। अच्छा, ये 2005 में शुरू करा गया था। इसमें वुमेन्स के लिए काम करने का रिजर्वेशन भी था, तो कितने % था वो आप फाइंड आउट करिए और मुझे कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 24, जैसे हम बोलते हैं ना हमारी भारत माता है, हम भारत पापा नहीं बोलते हैं, हम भारत माता बोलते हैं, और भारत माता का सिंबल हमारा, हमने भारत माता को बनाया हुआ है। ऐसे ही ये कौन से देश की माता है? ये कौन से देश की माता है आपको बताना है, और इनको क्या कहा जाता है? जर्मेनिया। ओके, जर्मेनिया कहा जाता है, ठीक है। सो भाई ये थे 25 क्वेश्चंस। बाकी ये सारे क्वेश्चन जो हमारे क्या कहते हैं 26, 28, 29 ये सारे हैं, हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी। आपको अगला पार्ट जल्द ही मिलेगा, अगर आपने मुझे बस इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स पूरे कर दिए, जितने जल्दी मैं आपको अगला पार्ट दूंगा, ठीक है। और बाकी आप जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन चाहते हैं टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा। इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, तो आप इनके साथ ज़रूर ज्वाइन होइएगा। आप सभी लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा अपडेट्स मिलती रहती हैं।
ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का अगला पार्ट चाहते हैं तो ज़रूर से क्राइटेरिया पूरा करिए, क्वेश्चन आंसर ज़रूर दीजिएगा जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं। सो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। जब तक के लिए आज़ाद रहे, गाज़ियाबाद रहे और हमारे वीडियोस देखते रहे।